लेकर आए आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड रैन रैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लाइट का जो है तापमान बिगड़ने वगैरह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी और यहाँ पास हमारी फीमेल लीड सब कुछ मैनेज कर रही होती है। यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल सेंटर से सब कुछ मैनेज कर लेती है। उसकी बगल से बैठे हुए कलीग्स कहते हैं कि तुमने 1 मिनट के अंदर सब कुछ मैनेज कर लिया, और कलीग्स बात कर रही होती हैं कि ये हमारे कंट्रोल सेंटर में सब कुछ मैनेज कर लेती है, लेकिन इसका रियलिटी में ड्रीम तो पायलट बनना है। यहाँ पर रैन रैन सोच रही होती है कि मैंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया है और सैन फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर होने के भी त्याग कर दिया है, और कैलेंडर पर जो है वो टाइम गिन रही होती है, जहाँ पर उसने 2535 डेज तक मिस्टर मो का वेट किया है। आज वो लैंडिंग कर देगा इस प्लेस में। और यहाँ पर रैन रैन हमें बताती है कि मेरी और मिस्टर मो की मैरिज को पूरे 7 साल हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी कलीग्स कहती हैं कि आपके विटनेस कैप्टन मो सुरक्षित सेफली लैंडिंग कर चुके हैं। बाद में जिया एक बुके लेकर मिस्टर मो के पास जाते हैं, उसका वेलकम वगैरह कर रही होती है। रैन रैन यहाँ पर देखती है कि उसके तो नेक में निशान था, फिर भी वो उसे फ्लावर बुके देती है और वो तो फिर तुरंत ही उस फ्लावर बुके को शैलिंग को दे देता है। शैलिंग कहती है कि कितनी अच्छी स्मेल है, थैंक यू रैन रैन। यहाँ पे एक पर्सन कहता है कि तुमने काफ़ी टाइम से तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, मिस्टर मो तुम्हें घर जाना चाहिए। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, चलो मैं बार में ड्रिंक करने चलूँगा। वो पर्सन कहता है कि तुम आधे महीने से ज़्यादा समय से घर नहीं आए हो, घर जाओ, रैन रैन के साथ टाइम बिताओ। यहाँ पर रैन रैन मन में सोच रही थी कि ये लास्ट चांस है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर मो तो साफ कह देते हैं कि तुम घर जाओ। बाद में यहाँ पर मिस्टर मो शैलिन के साथ होते हैं। शैलिन कहती है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं उसे काफ़ी टाइम पहले से डिवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो मुझे काफ़ी टाइम से परेशान करती रही है। शैलिन कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम उससे मिलने का नाम सुनते ही थक जाते हो। बाहर से रैन रैन ने भी सारी बातें सुन ली होती है। फिर यहाँ पर वो अंदर एंटर करती है। मिस्टर मो कहते हैं कि तुमने हमारी बातें सुनी। वो कहती है हाँ। यहाँ पर फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है जहाँ पर वो रिज़ाइन लेटर था। कैप्टन मो कहते हैं कि क्या तुम रिज़ाइन देना चाहती हो। रैन रैन कहती है कि इसे अप्रूव कर दिया गया है, मैं तुम्हें यहाँ पर केवल इन्फॉर्म करने के लिए आई थी, और हाँ मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए हैं और मैंने तुम्हारा घर भी छोड़ दिया है। अब तुम्हें मुझसे इरिटेट एंड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वहाँ से चली गई थी। शैलिन कहती है कि अब तो तुम फ्री हो गए ना। कैप्टन मो कहते हैं कि तुमने उसे कमा कहा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, इतनी आसानी से वो मुझे तो नहीं जाने देगी, ये पक्का उसकी कोई ट्रिक्स होगी। और कहता है कि चलो बाहर में चले। बाद में वो घर आता है। मेट कहती है कि आप फिर से इतनी ज़्यादा पी कर आए हैं। कैप्टन मो कहता है कि मेरा सिर में पेन हो रहा है तो तुम मेडिसिन लेकर आओ। मेट कहती है मैडम हमेशा आपके सिर की मसाज करती थी, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो मालिश वाला तेल जो है वो बहुत मेहनत से बनाया करती थी, यहाँ तक कि वो इस तकनीक को सीखने के लिए कि सिर में पेन ना हो वो पहाड़ों पर गई थी, जिससे आपको नींद आने में मदद मिल सके। कैप्टन वो कहता है कि ठीक है, अच्छा वो कहाँ है, उसे बुलाओ। मेट कहती है मैडम तो अपना बैग वगैरह पैक करके चली गई और ये डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ गई हैं। यहाँ पर तो कैप्टन मो शॉक हो जाते हैं और रैन रैन को हल्के में ले रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम कभी वापस मत आना। दूसरी तरफ यहाँ पर रैन रैन रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके फादर उसे देख लेते हैं। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। रैन रैन कहती है कि फादर मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे उस कैप्टन मो के लिए आपके साथ संबंध नहीं तोड़ने चाहिए थे, ये सब मेरी गलती है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके फादर का भी दिल पिघल जाता है अपनी बेटी को ऐसे देखकर। फादर कहते हैं कि तुम इन लोगों को पहचानने में गलती हो गई है, ये सामान्य बात है, तुम्हारे फादर कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। तभी उसको खांसी आने लगी थी जिससे वो ब्लड की वॉमिटिंग करती है। फादर कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। वो बताती है कि मुझे ना पेट का कैंसर है, मैंने
रिज़ाइन भी कर दिया है और मैं सिर्फ अभी अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहती हूँ। फादर कहते हैं कि उस मो ने तुम्हें कितना ज़्यादा सफ़र कराया और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर को मैं जानता हूँ। उसका नेम डॉक्टर जियान है। जियान का नेम सुनकर रैनन मन में सोचती है कहीं ये वो तो नहीं, और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन को बहुत सारे लोग बोले कर रहे थे, वो हमारा जियान था। यहाँ पर रैनन उन बंदों को मस्त वाला कूटती है और भगा दी होती है और सोच रही थी यहाँ पर क्या ये वही हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तो शैलिन और उसकी फ्रेंड्स भी थी। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। इतने में ही यहाँ पास बिंदास वाली एंट्री रैनन देती है। पहले तो ये लोग नहीं पहचान पाती, जब वो अपनी ग्लासेस उतारती है तो ये लोग उसे जान गई थी। यहाँ पर शैलिन उसे टॉन्ट मारती हुए कहती है कि तुम जिस तरह की भी ड्रेसिंग सेंस कर लो, तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करेगा। तुम यहाँ पर किसी को सेड्यूस करने के लिए आई हो। रैनन कहती है कि किसी को सेड्यूस कैसे करते हैं वो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा ना, जबकि ये तुम्हारा ही काम है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर जियान एंट्री मारते हैं। ये लोग तो उसके ऊपर फ्लैट हो रही होती कि कितने ज़्यादा हैंडसम है ये, और उनके पास आ रही होती हैं। डॉक्टर जियान तो बाकी सबको इग्नोर करते हुए रैनन को जाकर हक कर लेते हैं और कहते हैं कि काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंडीशन जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे फादर ने सब कुछ बता दिया था। नेक्स्ट सीन में ये लोग हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जियान से बताते हैं कि तुम्हारी सर्जरी दोपहर में है, तुम्हें पहले रेस्ट करना चाहिए। सामने से तो यहाँ पर कैप्टन वो भी आ रहे होते हैं जीजी के साथ। यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर फिर मन में सोचते हैं कि पक्का ये मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रही है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। वो कहता है कि क्या तुम बीमार हो। रैनन कहती है मैं बीमार नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ जॉब एंड तुम्हें छोड़ने के बाद। वो कहता है कि तुम बीमार नहीं हो तो तुम डॉक्टर जियान के साथ क्यों घूम रही हो, क्या तुम मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रही हो। रैनन कहती है हम डिवोर्सेड हैं और तुम इतने सेल्फिश मत बनो कैप्टन मू। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक कार, एक घर और एक जॉब दे सकता हूँ, और रही बात इस डॉक्टर की तो ये तुम्हें क्या ही देगा। रैनन कहती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखती हूँ, मुझे तुम्हारी इस चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा ये इल्यूजन वाला लव नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुम ट्रैवल करना बंद करो, और हाँ ये जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो नीचे करो, मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे सकता हूँ मू फैमिली में वापस आने के लिए। रैनन कहती है कि मू फैमिली, हाँ मैं वहाँ पर कभी भी वापस नहीं जाना चाहती। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम पहले नाराज़ नहीं होती थी, तुम घर पे मेरा वेट करती थी। रैनन कहती है कि मुझे शर्म आती है खुद पर कि मैं तुमसे इस तरह स्टूपिड की तरह लव करती थी, लेकिन अब मेरा माइंड क्लियर हो चुका है, तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो और मेरे एफर्ट्स के तो बिल्कुल भी नहीं, और सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, चलो खुशी खुशी अलग हो जाए। यहाँ पर तो उसे वो मस्त वाला सुनाकर चले जाती है। बाद में हमें सर्जरी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जियान रैनन को वो समझाते हैं कि जेंटली तरीके से कि अनिस्थिति में तुम्हें पेन होगा, जब तुम्हें पेन हो तो तुम इसे बाइट कर लेना। यहाँ पर जब उसकी सर्जरी चल रही थी तो वो बाइट करते समय याद कर रही थी कि वो जिया के साथ कैसे इन्वॉल्व था, वो शैलिन से कैसे बोल रहा था कि वो मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन परेशान हो गया हूँ उससे मैं। यहाँ पर रैनन कहती है कि मेरी सर्जरी डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं एक हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर उसकी सर्जरी हो गई होती है। फादर पूछते हैं कि कैसी है डॉटर मेरी। डॉक्टर जियान कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। यहाँ पर उसके फादर रैनन के पास जाकर कहते हैं कि तुम कैसी हो बेटा। वो कहती है पापा मैं ठीक हूँ, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, ये मेरी मॉम की लास्ट विश थी जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर कैप्टन मोतो अपने फ्रेंड के साथ था और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें रैनन को देखना चाहते हो तुम तो उसे जाके ढूंढो, यहाँ पर तुम क्यों अकेले पिए पड़े हो। यहाँ पर मो कहता है कि मैं उसे ढूंढने जाऊँगा, हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक ऐसे नाटक करती है और वैसे भी मुझे छोड़कर वही सफ़र करेगी। यहाँ पर फ्रेंड कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, 1 साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट से अबॉर्शन हुआ था तो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई होगी। मो कहता है कि अबॉर्शन। फ्रेंड कहता है तुम उसके हस्बैंड होने के नाते तुम्हें नहीं पता कि उसका मिसकैरेज हो गया था। फिर वो घर आकर पूछता है मेड से कि उस कार एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ था। मेड बताती है कि उस समय वो तुम्हारे तक बस पहुंच गई थी। जहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि मेड ने उसे कॉल की थी कि मैम को कुछ हो गया है।
मो ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी थी, इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया था कि मैं उसके बारे में कुछ और भी नहीं जानना चाहता। फिर वो याद करता है कि उसने उसे कहा था कि वो उसे एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना चाहती है। मो ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी थी, इतना कहकर चले गए थे कि मैं तुम्हारे गिफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर मो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो जो गिफ्ट देना चाहती थी वो हमारा बेबी था। यहाँ पर मिस्टर मो फिर खुद को समझाता है और कहता है कि ये सारा कुछ किया जा रहा रैनन का है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो वापस नहीं आ जाती, अगर वो वापस आ जाती है तो मैं डिवोर्स और रिजाइनेशन की जो है बात छोड़ दूँगा। इसे तो अभी भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई थी। तभी डोर पर नॉक होता है। मो सोचता है कि मैं जानता था कि वो आ ही जाएगी रैनन मेरे पास। डोर ओपन करता है तो वहाँ पर शेरिन थी। शेरिन कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए पीच केक्स बनाकर लाए हैं। मो कहता है कि इसमें पीनट्स है, मुझे पीनट से एलर्जी है। शेरिन कहती है कि आई एम तो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें एलर्जी है इससे, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। और उसके चिपकने लग गई थी। वो तो उसे अपने से दूर करता है और भगा दिया था बाहर और डोर बंद कर लिया था। अब उससे तो रहा ही नहीं जा रहा था। फिर वो रैनन को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे डिवोर्स मांगना कब बंद करोगी। वो कहती है मैं सीरियस हूँ, जो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। मो कहता है कि तुमने कहा था कि हम कल 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे, वहाँ पर हमारा डिवोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो का दिखाया जाता है, जहाँ पर मो तो खड़ा था। वहाँ पर तब रैनन आती है। वो कहता है कि तुम 5 मिनट्स लेट हो, इसका मतलब कि तुम मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती। रैनन कहते हैं कि सॉरी, एक्चुअल में ना ट्रैफिक जाम हो गया था। यहाँ पर मो कहता है कि तुम्हारे पास ट्रस्ट करने के लिए कोई नहीं है, मेरे बिना तुम सड़कों पर रहोगी। रैनन कहते हैं कि मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई, जल्दी अंदर चलो, मुझे डिवोर्स भी लेना है। मो कहता है कि मेरे पास एक घर है, मेरे साथ इस तरह हार्ड प्ले करने की कोशिश मत करो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। रैनन कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे 7 सालों का डेडिकेशन वर्थलेस था, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे अब बीमार फील कराता है। वो उसका हाथ पकड़कर फोर्स करने लग गया था कि घर चलो। वो कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी यहाँ पर मिस्टर जियान आ जाते हैं और रैनन के फादर भी आ गए थे। यहाँ पर मो तो अनाप शनाप बकने लग गया था और कहता है कि तुम घर नहीं गई थी तो क्या इस जियान के घर पर सोई थी। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा अभी तक तुमसे डिवोर्स नहीं हुआ है। वो तो उसके एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम सचमुच मुझे एक डिस्कस्टेड पर्सन लगते हो, जो कि तुम यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए नहीं आए हो, तो हम लोग सीधे कोर्ट में मिलेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो कैप्टन वो पीछे चिल्लाता रह गया था कि मेरे आसपास कई वुमेन्स हैं, अगर तुम आज उसके साथ चली गई तो हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। रैनन कहती है वो तो सबसे अच्छा होगा। इतने में यहाँ पर शेलिन आ जाती है। शेलिन कहती है जो कि तुम लोग अलग हो चुके हो तो अब हम लोग साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर वो रैनन को जेलस फील कराने के लिए कहता है कि बिल्कुल, और कहता है कि मैं तुम्हें आज मो हाउस ले जाऊँगा। यहाँ पर जब वो रूम पे उसके क्लोज आ रही होती है शेलिन, उसे तो चारों तरफ रैनन दिख रही थी, उसका इमेजिनेशन था ये। फिर वो कहता है कि तुम गेस्ट रूम में जाओ। शेलिन कहती है कि मैं गेस्ट रूम में नहीं सोना चाहती। वो कहता है कि जाओ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रैनन कैप्टन बन चुकी थी और यहाँ पर डोर पे खड़ी हुई थी क्योंकि आज कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। तभी यहाँ पर मो की मॉम आ गई होती है और रैनन के ऊपर ब्लेम लगाने लग गई थी कि मेरा बेटा हर दिन टल ही रहता है, ये सारा कुछ तुम्हारा दोष है, बदकिस्मत कहीं की। रैनन कहती है कि तुम मुझे हर बार अनलकी कहती हो, तुम इस तरह बहुत रूड लगती हो। फिर वो उसके बैच पे देखती है तो कैप्टन लिखा था। मॉम कहती है कि तुम कैप्टन की नकल करना भी सीख गई, मेरा बेटा एक कैप्टन है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी तुम लोगों को तो डिवोर्स होने वाला है, इसलिए तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा होगा। मैं चेयरपर्सन सैन से कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, तुम तो इतना हाई क्लास ऊपर जाने का तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती ना। रैनन कहती है कि बहुत बकवास सुन ली, असिस्टेंट इसे गार्ड से बाहर निकलवाने के लिए कहो। गार्ड्स उसे बाहर निकाल कर ले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल करके बताती है कि रैनन ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। वो जब रैनन का नाम सुनता है कि वो वहाँ पर है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रैनन बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग कर रही होती है। तब यहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और कहता है कि ये सचमुच तुम हो। यहाँ पर मॉम कहती है कि मेरा बेटा कैप्टन है। यहाँ पर तो मो कहता है कि मेरे लिए तुम्हें पायलट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम कैप्टन की पोस्ट को संभाल नहीं पाओगी। यहाँ पर मॉम कहती है कि तुम सिर्फ एक वुमेन हो जिसे हमारी वो फैमिली ने डिवोर्स देकर निकाल दिया।
यहाँ पर तो वो चेयरपर्सन को भड़काने की कोशिश करती है कि वो कप्तान है और ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ रह रही है, तो इसको प्लेन वगैरह उड़ाना तो नहीं आएगा। वो रैनन के तो फादर ही थे। फादर कहते हैं कि हमारे यहाँ के कैप्टन प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और हमारी एयरलाइन के काम पे इंटरफेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, और गार्ड्स को बुलाकर बाहर इन लोगों को भिजवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह आए हुए थे। रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये आपकी पहली उड़ान है, आज का मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर मॉम सोच रही थी कि मेरा बेटा यहाँ पर जीतेगा। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रैनन ने लैंडिंग कर आ गई होती है। फादर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर गर्व है तुम्हारे फादर को, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा है, वो मैं लेकर आता हूँ। इतने में ही वहाँ पास बगल से ही मॉम थी, तो मॉम कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, जो कि तुम्हारा यूटिंग एयरलाइंस में अच्छा प्रदर्शन न रहा होगा, इसलिए क्या तुम यहाँ पर हमें खुश करने के लिए आई हो? मैं तुम्हें बता दूँ कि इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पर मिस्टर मूवी आ गए होते हैं। उसके हाथ जो है थोड़ा सा चोट लगी हुई थी। मॉम कहती है कि तुम्हारी चोट क्यों लगी हुई है, मिशन के दौरान तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ क्या? और यहाँ पर रैनन से कहता है कि देखो मुझे चोट लग गई है, क्या तुम वापस आकर मेरी केयर नहीं कर सकती? इतने में ही वहाँ पास फादर एंटर करते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने कैप्टन बनना क्यों चूज़ किया? जो जॉब मैं कर रही थी वो जॉब मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। मेरी मॉम 15 साल पहले कोमा में थी, उनकी ऐसी हालत कैप्टन बनने पर जो है उनकी हो गई थी, और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो कभी नहीं उठ सकती और उन्हें ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ा। उनका कैप्टन बनना ड्रीम था, तभी से मैंने ये ड्रीम मॉम का पूरा करने की पूरी कोशिश की। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रैनन के पास ऑप्शन थे। वो कंट्रोलर बन रही थी, उसने कैप्टन के पद के लिए त्याग कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मो के खातिर। कॉल पे उसकी पर्सन कहती है कि क्या तुम सचमुच सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? वो कहती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि जो दुर्घटना मेरी मॉम के साथ हुई है वो मिस्टर मो के साथ भी हो। रैनन कहती है कि मेरा ड्रीम है कैप्टन बनना। फादर कहते हैं कि चलो बेटा चलें। फादर कहते हैं कि चलो चलें, तुम्हारी इस पहली उड़ान में सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए चलो चल के जश्न मनाएं। वो चली जाती है। मॉम कहती है कि तुम्हें उस रैनन के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से एक रिच वुमन से मिलवा सकती हूँ। मैंने सुना है कि चेयरमैन शैन की जो है डॉटर सामने आई है, कल तुम चल के मेरे साथ सैन के घर चलो। इससे यूटिंग कंपनी के साथ सहयोग करने का ये हमारा आखिरी मौका होगा। वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता है। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? बाद में उसे वो ज़बरदस्ती ले आई हुई थी और उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी। असिस्टेंट यहाँ पर आकर रैनन को बताता है कि कैप्टन मो और उसकी मॉम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या हमें उसे भगा देना चाहिए? रैनन कहती है कि मेरी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बता दो कि मैं अप्राप्य हूँ, मुझसे चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग अंदर आ गए होते हैं। रैनन तो पीछे साइड बैठी हुई थी। मो कहता है कि ये मुझे बैक साइड से इतनी फैमिलियर सी क्यों लग रही है? मॉम कहती है कि मिस सैन, इस बार हम चाहते हैं कि अब हमारे कैप्टन मो का एविएशन का अधिक से अधिक उल्लेख करें, इससे हमारे दोनों एयरलाइनों के बीच सहयोग बढ़ेगा। रैनन कहती है कि लेकिन चेयरमैन आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर जब वो पीछे मुड़ती हैं, मॉम कहती है कि रैनन तुम यहाँ पर तो वो कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि तुम्हारा चेयरमैन शैन के साथ अफेयर है। मैंने बिलीव नहीं किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा सच में अफेयर है। ओह, तुम्हारा ये सरवाइव करने का तरीका है? तुम यहाँ पर किसी ओल्ड एंड यंग दोनों पर्सन के साथ रहती हो? वो कहती है कि बदतमीज़। इतना कहकर वो उसके एक स्लैप चढ़ देती है। मॉम कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत और मुझे तुम्हें आज सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर वो उसे स्लैप मारने के लिए आती हैं। असिस्टेंट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कृपया रिस्पेक्ट से बात करें। वो कहता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, क्या तुम सचमुच चेयरमैन सैन के साथ एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रहना चाहती हो? रैनन यहाँ पर वो भी क्लियर नहीं करती और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या चूज़ करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज़ निकलिए यहाँ से। वो कहता है कि हाँ, और वहाँ से चले जाते हैं ये लोग। बाहर आकर मॉम कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेल्स के साथ रहना पसंद है ना? मैं भी देखती हूँ कि तुम किसी मैन का यूज़ करके कैसे ऊपर चढ़ती हो। यहाँ पर रैनन की असिस्टेंट के साथ फ़ोटो ले लेती हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मो का फ्रेंड आता है, कहता है कि किसी ने ये एक्सपोज कर दिया है कि सिस्टर रैनन का चेयरमैन के साथ
अफेयर है। ये पूरे जगह इंडस्ट्रीज पर फैल चुका है, पर पता नहीं ये फ़ोटो कहाँ से आई। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। जब मो वहाँ पर फ़ोटो को देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है कि ये सब किया तेरा मॉम का है। बाद में वो रैनन के पास जाकर कहता है कि मेरी मॉम ने ये फ़ोटो फैलाती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। रैनन कहती है कि मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि पूरी इंडस्ट्री और बीजिंग इस बारे में चर्चा कर रही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मन की शांति के साथ यूरेन एविएशन में रह सकती हो? रैनन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं इनोसेंट हूँ, तो मुझे लड़ने की ज़रूरत क्यों है? वो कहता है कि लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लिया होता है। रैनन कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, याद रखो कि हम डिवोर्सेड हैं। वो कहता है कि मैं तुम पर आखिरी बार बिलीव कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा चेयरपर्सन सैन के साथ कोई भी ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, क्या तुम वापस आ सकती हो? रैनन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती। मुझे होप है कि तुम नेक्स्ट टाइम लव करने की एबिलिटी को समझ सकोगे, इसे रियलाइज करने में तो स्लो मत बनो। वो कहता है कि तुम ट्रबल करना बंद कर सकती हो। क्या तुम अपना उड़ने का सपना पूरा नहीं करना चाहती? दूसरों से भीख मांगने की बजाय बेहतर होगा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। रैनन कहती है कि मैं किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी एफर्ट्स की वजह से कैप्टन बनी हूँ। वो कहता है कि जब चेयरपर्सन तुमसे थक जाएंगे तो वो तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। वो तो लेकिन चली गई होती है, वो पीछे चिल्लाता रह गया था। दूसरी तरफ जब चेयरपर्सन को इस बारे में पता चलता है, कहते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा बदनामी सह रही है, उसे बदनाम करने की हिम्मत किसने की? अभी ये न्यूज़ को हटवाओ और सबको क्लेरिफाई करो, और हाँ, पता लगाओ कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। दूसरी तरफ यहाँ पर मो किसी को कॉल कर बोल रहा होता है कि इस हॉट सर्च को हटाने के लिए कितना पैसा लगेगा। उसे पता चलता है कि हॉट सर्च पहले ही हट चुकी है। बाद में असिस्टेंट मो की मॉम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही थी जो रैनन को फंसाई थी, कृपया करके सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। फिर सब कुछ जो है पता चल गया सबको। बाद में मो कैलेंडर वगैरह वही देखता है जाकर जहाँ पर रैनन ने बहुत कुछ लिखा था उसमें कि मैंने इतने दिनों तक मो का वेट किया। यहाँ पर वो टेम्पल से उसके लिए जो है ताबीज़ वगैरह लाई थी। कैप्टन मो ने यह कहकर फेंक दिया था कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं कैप्टन हूँ, मेरा काम है ये। इतने में ही वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि ये रही रैनन की मेडिकल रिपोर्ट, उसे पेट का कैंसर है। वो जब देखता है कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो पहले ठीक थी, अचानक उसे पेट का कैंसर कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर सोचता है कि वह शायद मुझसे अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश कर रही है मुझे छोड़ने से पहले। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर जियान ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था रैनन को। डॉक्टर जियान कहते हैं कि क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है? वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, मैं हाई स्कूल में से यहीं आती थी, और कहती कि मैं शायद ही कभी आती क्योंकि मैरिज के बाद मैं अपॉइंटमेंट ही नहीं ले पाती थी। एनीवे, आज यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? जियान कहता है कि मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। रैनन कहती है कि डॉक्टर जियान के साथ बाहर रहना वाकई में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और कहती है थैंक यू, और कहता है कि बैठ जाओ। इतने में ही यहाँ पास कैप्टन मो आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पेट का कैंसर है। रैनन कहती है कि हम डिवोर्सेड हैं, मेरे बिजनेस से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें डर था ना कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि तुम बीमार हो और मैं इस पर चिंतित हो जाऊँगा। इतने में ही पीछे से शैलीना जाती है, कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये रेस्टोरेंट मुझे पसंद है? तुमने ये प्लेस हमारी डेट के लिए चूज़ किया ना, और उसके चिपक रही होती है। रैनन कहती है कि कैप्टन मो, तुम्हें मेरी परवाह करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करनी चाहिए कि उसे क्या खाना पसंद है। वो उसका हाथ झटक कर कहता है कि शैरन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम हो। रैनन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। डॉक्टर जियान कहते हैं कि प्लीज़ निकल लो यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला गया होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं और जियान उसे गिफ्ट देता है जो कि एक नेकलेस था। यहाँ पर रैनन कहती है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ द ओकेन है। जियान कहता है कि मैं तुम्हें ये नेकलेस 7 साल पहले देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम 7 साल पहले अपनी अचानक कैप्टन मो से मैरिज की अनाउंसमेंट कर दी थी, इसलिए मुझे तुम्हें ये देने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन जो कि अब तुम डिवोर्सेड हो तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा। यहाँ पर तो उसे इनडायरेक्टली उसने अपनी फीलिंग बताई दी थी। मैं तुम्हें आज देने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे हमेशा पीछे रहूँगा और तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैनन गई हुई थी
यहाँ पर तो कैप्टन मो भी शैलिन के साथ आए हुए थे। रैनन तो यहाँ पर किसी पर्सन से बात कर रही होती है। यहाँ पर तो शैलिन मो को भड़काती है कि ये पक्का किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए आई होगी। वो पर्सन तो कैप्टन मो को देखकर वहाँ से चला जाता है। शैलिन कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है क्या। तब एक आवाज़ आती है कि किसने कहा कि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है। जियान आ गया होता है। वहाँ पर तो बहुत लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही है डॉक्टर जियान जो कि अब्रॉड से वापस आए हैं। इन दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट है, कैप्टन एंड डॉक्टर जियान की। रैनन कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी स्पीच रेडी करके आती हूँ थोड़ा सा। जब वो वॉशरूम में आकर थोड़ा सा प्रिपेयर हो रही होती है तभी वहाँ पे शैलिन आ जाती है। उसके ड्रेस पे कुछ फेंक दी होती है और उसकी जो स्पीच वाली फाइल थी वो भी उठा ली गई थी, चेंज कर दी थी। फिर यहाँ पर रैनन किसी को कॉल करती है और कहती है कि जल्द से जल्द मेरे लिए ड्रेस लेकर आओ। असिस्टेंट जल्दी जल्दी ड्रेस भिजवा देता है। तो उसे तब यहाँ पर होस्ट रैनन का नाम पुकार रहा होता है कि स्पीच देने के लिए। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, वो अभी तक नहीं आई थी। वहाँ पर बात करने लगे थे लोग कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। फिर वो आ गई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। शैलिन तो शॉक में थी कि उसे इतनी जल्दी ड्रेस कैसे मिल गई। यहाँ पर जब वो स्पीच खोल कर देखती है तो उसमें तो कुछ भी लिखा ही नहीं था, सारा कुछ ब्लैंक था। फिर वो अपने से ही सब कुछ अच्छी तरीके से समझा देती है और उसने स्पीच भी बहुत अच्छी दी थी। बाद में जियान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में वरिड हो गया था, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। वो कहती है कि थैंक यू। जब वो बाहर खड़ी हुई थी तभी शैलिन वहाँ पर आ जाती है और रैनन को धक्का दे दी होती है जिससे वो कार के सामने आने वाली थी। उसे बचाने के लिए जियान और मिस्टर मो दोनों ही दौड़ते हैं। वो कार के सामने आ गए थे। फिर डॉक्टर उसके चोट पर जो है मेडिसिन वगैरह लगाते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। रैनन डॉक्टर जियान के साथ आती है। डॉक्टर जियान कहते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आए। यहाँ पर वो वहाँ पर आ जाते हैं। जियान कहता है कि तुम केवल उसके लिए डेंजर ही लाते हो, इसलिए प्लीज़ फ्यूचर में उससे दूर रहें। रैनन कहती है कि रहने दो और थैंक यू तुम्हारा मुँह मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कार एक्सीडेंट में किसी बेबी को खोना कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, मुझे माफ़ कर दो। मुँह कहता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर झाओ से पता चला कि तुम्हारी बॉडी में पूरे पेन रहता था, फॉर्चुनेटली तुम बच गई। और कहता है कि मैं अपने एक हस्बैंड के रूप में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या हम डिवोर्स के बाद दोबारा मैरिज कर सकते हैं। रैनन कहती है कि मैंने तुम्हें साफ क्लियर कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि तुम शैलिन की वजह से ऐसा सोचती हो, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, प्लीज़ ट्रबल मत करो। रैनन कहती है कि ट्रबल तुम कर रहे हो, अब मैं एकदम से क्लियर हूँ और मेरी चीज़ों को मत छुओ, उन सबको फेंक दो, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो कैलेंडर की बात कर रही थी। यहाँ पर तो वो अभी भी नहीं मान रहा होता। जियान कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो कि तुम्हारे बिना कैसे जिएगी। वो लोग चले गए थे। बाद में कैप्टन मो को फ्रेंड के द्वारा पता चलता है कि डॉक्टर जियान ही जी फैमिली की यंग मास्टर हैं। वो कहता है कि वो अपनी पहचान छुपा रहा था। यहाँ पर फिर वो रैनन को आकर यही बात बताता है कि वो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, वो तुमसे अपनी आइडेंटिटी तक छुपा रहा था और फिर तुम्हें छोड़ देना चाहता है। रैनन कहती है कि मैंने कभी भी उसकी पहचान की परवाह नहीं की, तो प्लीज़ मेरे पास मत आओ कैप्टन मो और मेरे काम में भी प्रभावित मत करो। तब यहाँ पर डॉक्टर जियान आ गए होते हैं और कहते हैं कि अगर रैनन चाहेगी तो मैं उसके लिए एक एयरलाइन खोल सकता हूँ। रैनन 10 सालों से तुम्हें प्यार करती थी और मैं रैनन को, जो कि तुम उससे लव वगैरह कुछ नहीं करते तो मुझे करने दो। बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर जियान से कहती है कि तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। जियान कहता है कि मैं तुमसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रैनन कहते हैं कि मेरी लाइफ सेव करने के लिए मैं तुम्हें इस बार माफ़ करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मो को शैलिन के बारे में पता चल गया था कि उसी ने उसको धक्का दिया था कार के सामने और उसके पहले वाले एक्सीडेंट के पीछे भी शैलिन का ही हाथ था। फिर वो उसे जॉब से निकाल देता है। वो तो रोती रह गई थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल पर आई थी थोड़ा चेकअप करवाने के लिए। जियान उसके अच्छी तरीके से पट्टी कर रहा होता है। यहाँ पर डॉक्टर जियान की मॉम आ गई होती हैं। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है, सोचने की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। वो तो फिर रैनन को शॉपिंग कराने के लिए ले जाती हैं अपने साथ। फिर वो उसे एक गिफ्ट दिलाती हैं जो कि पर्स थे। इस दुनिया में केवल 10 ही हैं और कहती हैं कि मुझे आशा है कि तुम और मेरा बेटा लंबे समय तक साथ रहेंगे। कहते हैं कि एक्सपेंसिव है। सामने फिर वहाँ पास मिस्टर मो की मॉम आ गई होती है। यहाँ पर तो मिस्टर मो की मॉम आ गई थी और यहाँ पर बुराई करने लगी थी रैनन की और कहती हैं कि मेरे बेटे की एक्स वाइफ थी, ये तुम्हारे बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। जब मो की मॉम को पता चलता है कि ये जी फैमिली से हैं
वो तो उन्हें सलाह देने लग गई थी कि आपकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। यहाँ पर जियान की मम तो बहुत अच्छी थी और कहती हैं कि तुमने फॉर्चुनेटली मूव फैमिली को छोड़ दिया, वरना तुम इनकी फैमिली में तो सफ़र ही करती। मेरी अपनी ही राय है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी राय में कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तुम जैसे लोगों से मिलकर बुरा बन ही जाता है। इतने में ही यहाँ पास मिस्टर शैन भी आ गए थे और कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, मैडम जी बहुत अच्छी व्यक्ति हैं। शैलिन कहती है कि मैडम जी शायद आप मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन ये सच है कि रैंडन चेयरमैन शैन द्वारा ही प्रायोजित की गई है और यहाँ तक कि वो शैन मैंसन में भी रहती है, उनकी तस्वीरें तक ली गई हैं। मिस्टर शैन कहते हैं कि एक मिस्टर जो कि पूरी बात जानती भी नहीं है, रैंडन के ऊपर इस तरह ब्लेम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जियान की मॉम कहती है कि आपका रैंडन के साथ रिलेशन क्या है, इसे आप एक्सप्लेन करें। फादर कहते हैं कि आज मैं तो सारे लोगों के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। रैंडन मेरी डॉटर है। यहाँ पर तो मॉम शॉक हो गई थी, कहती है कि सेन फैमिली की डॉटर। शैलिन कहती है कि इम्पॉसिबल है, वो अपने सरनेम में ये क्यों लगाती है, फिर वो सेन फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? रैंडन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने छोटे से ही अपनी मॉम का नेम यूज़ करने लग गई थी सरनेम में। फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर 7 सालों तक आपके मूव फैमिली में आप लोगों की सेवा कर चुकी है। तुम्हें नहीं मालूम एक फादर होने के नाते मेरे दिल में कितना ज़्यादा दुख है। रैंडन कहती है कि डैडी आई एम सो सॉरी, ये मेरा फॉल्ट था, मैं ऐसी स्टूपिड हरकतें कभी नहीं करूँगी दोबारा। फादर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी से दोबारा बुली करने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हारे हवाई और एविएशन का बैंकरप्ट कर दूंगा। वो दोनों तो यहाँ पर शॉक हो जाती हैं, फिर वो वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर जियान की मॉम कहती है कि तुमने उनके इतनी साल तक कड़ी मेहनत की, फिर भी वो अंततः वो तुम्हें बदनामी कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मुझे दुख हो रहा है। रैंडन कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं फ्यूचर में बेहतर जीवन जीऊँगी और आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन फिर भी मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ फ्यूचर में तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें वो खरीद कर दूँगी। फादर कहते हैं कि आपके बेटे ने मेरी डॉटर की बीमारी सही कर दी है, उन्हें थैंक यू वगैरह कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जब मुँह को इस बारे में पता चलता है कि वो सेन फैमिली की डॉटर है, मैं जानता था कि वो एक ओल्ड मैन के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती, वो केवल मुझसे प्यार करती है। इतने में मॉम अगर बताती है कि यूनिटी ऑन एयरलाइंस कंपनी ने हमारे से संबंध तोड़ने का बयान किया है, अन्य कंपनियों ने भी साइड लिया है, जल्दी करो कोई सोल्यूशन ढूंढो। वो कहता है कि ये सब आपके कारण हुआ है। मॉम कहती है कि क्या तुम अब मुझे ब्लेम करोगे? रैंडन के जाने के पीछे तुम ही जिम्मेदार थे। बाद में यहाँ पर मूव रैंडन के पास जाता है और कहते हैं कि चलो सुलह कर ले, मैं मूव फैमिली का यंग मार्शल और तुम सैन फैमिली की डॉटर, हमारी एक अच्छी जोड़ी है। रैंडन कहती है मूव फैमिली की संपत्ति हमारे सैन फैमिली को इसकी परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि प्लीज़ गुस्से में ऐसे बात मत कहो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम शुरू से अंत तक तुम जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ रहोगी। रैंडन कहती है कि मूव फैमिली की डॉटर इन लॉ, हाँ 3 दिन पहले तुम्हारी मॉम आकर मुझसे कही थी शैलिन मूव फैमिली की डॉटर इन लॉ है और वो तुम्हारी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट भी है। वो कहते हैं कि क्या बकवास है, मैंने तो उसे कभी टच तक नहीं किया। रैंडन कहती है कि तुमने पहले शैलिन को अपने साथ रखा, अब तुम उसे दूरी बना रहे हो, तुम्हें उसके लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। एनीवेज मेरी फ्लाइट है, तो मुझे जाना है। वो कहता है कि रैंडन तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? वो उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है जियान और उसे छुड़ाता है। वो कहता है कि तुम दूसरों के प्रति इतनी जेंटल और मेरी तरफ इतनी इनडिफरेंट, क्या मुझे तुम्हें अपना दिल निकाल कर दिखाना होगा? जियान कहता है कि उसने तुम्हें क्लियरली बता दिया कि वो वापस नहीं आएगी, तो प्लीज़ उसे परेशान करना बंद करो। वो कहता है कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? रैंडन कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में ऐसे बात करती हूँ, वास्तव में जिस टाइम मैंने तुम्हें छोड़ा था उसी टाइम मैंने तुमने सारे रिलेशन ख़त्म कर लिए थे पूरी तरीके से। बाद में यहाँ पर मॉम को पता चल गया था कि शैलिन प्रेग्नेंट नहीं है, पर वो शैलिन के पास आकर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं है, तुम मुझे झूठ बोल रही थी। शैलिन कहती है कि मुझे नापसंद मत करो और मुझे पता है कि शैन फैमिली की आप लोग बराबर नहीं हो और रैंडन भी वापस नहीं आने वाली, अच्छा होगा कि तुम मुझे नापसंद मत करो। मॉम कहती है कि तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो क्या, मुझ पर तो उंगली बिल्कुल मत उठाओ। शैलिन तो यहाँ पर उनके एक स्लैब चढ़ देती है। मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक स्लैब चढ़ने की? यहाँ पर तो ये लोग चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने लग गई थी। यहाँ पर फिर मोह आ गया होता है, मेड से कहकर शैलिन को बाहर निकलवा देता है। शैलिन चिल्लाती रहती है कि जब तुम मुझे चाहते थे तो तुम मेरे पीछे थे, तुम मेरे लिए अच्छे थे, तुम मुझे खुद बुलाते थे, अब जबकि तुम मुझसे थक गए हो तो तुम मुझे भगा रहे हो, तुम बहुत चीप हो, तुम इसी लायक हो कि तुम्हें रैंडन छोड़ दे। और कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि वो फैमिली कभी भी समृद्ध नहीं होगा, मैं कर्ज देती हूँ कि तुम्हें कभी भी तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा।
जब शालिन चली गई होती है तो यहाँ पर वो की मॉम कहती है कि कल उसकी एंगेजमेंट है और कहती हैं कि तुमने सही कहा था कि अगर मैं रैनन के साथ अच्छा व्यवहार करती तो आज हमारी मूव फैमिली इतनी बदकिस्मत ना होती। मुझे याद है कि जब मेरे स्टोन की सर्जरी हुई थी तो उसने मेरे लिए बहुत लाइट खाना बनाया था और उसने कहा था कि मैंने आपके लिए जानबूझकर ये हल्का खाना बनाया है क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है। मॉम तो उस खाने को फेंक देती और कहती कि मैं जा रही होटल से खाने। यहाँ पर तो मॉम रोते हुए कहती कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने इतनी अच्छी डॉटर इन लोग को घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर मॉम को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। मॉम कहती है कि क्या तुम उसे वापस नहीं ला सकते, उसके बिना हमारी मूव फैमिली नहीं चल सकती। वो कहता है कि मैंने कई बार ट्राई किया है, मैं और ट्राई करूँगा। नेक्स्ट सीन में वो रैनन के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुमने हमारी मूव फैमिली के लिए क्या क्या किया है, मैं सचमुच गलत था, प्लीज़ वापस आ जाओ। यहाँ पर उसे मॉम भी माफ़ी मांग रही होती है, कहती कि मैं गलत थी, तुमने इतने वर्ष तक मेरी सेवा की और मेरे गुस्से को सहन किया, मैं और मेरा बेटा मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। दूसरी साइड तो वहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि मैंने सुना है कि सैम फैमिली के डॉटर को मूव फैमिली ने परेशान किया था। अब जब उन्हें उनकी आइडेंटिटी पता चल गई है तो इस तरह नील डाउन होकर माफ़ी मांग रहे हैं। मैच तो सच में चीप होते हैं, जब उनके पास था तब उनको उनकी कदर नहीं थी, अब जब खो दिए हैं तो पछता रहे हैं। रैनन कहते हैं कि बस करो, क्या तुम और पैसे ढूंढना बंद कर सकते हो, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। रैनन कहती है कि सभी माफ़ी के लायक नहीं होते और वो अपने फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डॉक्टर जियान रैनन को फ्लावर बुके देते हैं। मैंने सोचा था कि चोट लगने के बाद तो मेरी बात पर राज़ी नहीं होगी। रैनन कहती है कि मेरी पिछले मैरिज ने मुझे सिखाया कि किसी की कदर कैसे करते हैं और जिनके बीच एक दूसरे के बीच रिस्पेक्ट होती है, ये सबसे अच्छी मैरिज होती है। यहाँ पर डॉक्टर जियान उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हैं, वो हाँ करती है। डॉक्टर जियान कहता है कि मेरी 10 साल की लव का मुझे आज आंस मिल चुका है। रैनन उसे हक करती है और कहती है कि थैंक यू, 10 सालों तक तुमने इस प्यार को दिल में दबा कर रखा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए